नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, वो है इंडियाज़ एनपीए क्राइसिस विथ मी गौरव गांधी। दोस्तों, एनपीए क्राइसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। बहुत ही हॉट टॉपिक है और इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी tumultuous times for our government and the RBI and other mainly public sector banks। तो दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि अगर कोई बैंक है तो बैंक हमसे डिपॉजिट लेता है और आगे जाकर फिर वो लोन देता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये लोन ना चुका पाए जो और डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए तो उसे हम एनपीए कहलाते हैं। और एनपीए बेसिकली क्या है? एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि मतलब उस एसेट से हमें पैसा नहीं मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब अपने को यही समझना है कि ये एनपीए क्राइसिस क्या है इस पैंडेमिक के टाइम पे। एंड वील एक्चुअली सी दोस्तों कि पूरा हिस्ट्री ऑफ इट इज़ वेरी 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 एक्साइटिंग। एंड द स्टोरी मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल कंडेंस करके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देने का। ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो है, एंड इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेट्स गो अहेड। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं ब्रीफ हिस्ट्री या टाइमलाइन के ऊपर कि हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में और ये एनपीए तक पहुंचने के पहले क्या सब हो चुका है। तो दोस्तों, हुआ ये कि 2002 से लेकर 2008 तक हमारा जीडीपी बहुत 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 तेज़ी से बढ़ रहा था और हम बहुत 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 लोन भी प्रोवाइड कर रहे थे। लोन हम ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में द प्रॉब्लम इज़ कि बैंक्स को इतना एक्सपर्टीज़ ही नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन के लिए। तो वो ये कर रहे थे कि एक्चुअल में डीएफआईज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनका एक्सपर्टीज़ होता है और तब वो लोन देते हैं। लेकिन हमारे बैंक मस्त लोन पे लोन दे रहे थे, जीडीपी भी बढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट आगे जाकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट कर गया और जब वो हिट किया उसके बाद आप समझ लीजिए दोस्तों कि बैड लोन्स kept increasing, willful defaulters kept increasing, and we were in a very deep soup very soon। इसके ठीक बाद 2014 के आसपास यूपीए 2 की गवर्नमेंट चली गई और एनडीए की गवर्नमेंट आ गई। इसके बाद इतना डिफ़िकल्ट हो गया सिचुएशंस और ये एनपीए का प्रॉब्लम कि लोन लोग नहीं दे रहे थे कॉरपोरेट सेक्टर, कि वी हैड दीज 3 top RBI governors who left RBI because of that। So सबसे पहले ये रघुराम राजन was the governor from 2013 to 2016। He gave a list of the top 100 willful defaulters and told the PMO Prime Minister's office कि आप इन्हें पकड़िए और इनसे लोन वापस रीपे करवाइए। एंड उसके लिए IBC नॉर्म भी आया था which is Insolvency and Bankruptcy Code। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो हुआ ये कि ये 100 विलफुल डिफॉल्टर्स का लिस्ट रघुराम राजन ने दिया, लेकिन गवर्नमेंट फॉर सम रीजन और द अदर डिड नॉट टेक एक्शन देन, बिकॉज ऑफ विच रघुराम राजन हैड टू लीव द RBI। देन केम इन उर्जित पटेल के साथ भी सेम प्रॉब्लम। उन्होंने भी ये बैंकिंग क्राइसिस को पहले ही भाप लिया था, समझ लिया था, एंड ही गेव दिस डेडलाइन ऑफ February 12, 2018 कि अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये पावर सेक्टर में 2 लाख करोड़ का लोन ड्यू था और इन्होंने एक डेडलाइन दे दिया कि February 12 ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड टोल्ड कि अब इसे सॉल्व करना ज़रूरी है। व्हाट हैपेंड कि अभी रिसेंट में he wrote his book named Overdraft Saving the Indian Saver, जिसमें इन्होंने रिवील किया है कि किस तरीके से उस समय के उस केस में RBI lost to the government of India, to the power sector, and ये 2 लाख करोड़ रुपए कभी वापस आए नहीं और उर्जित पटेल had to resign, had to leave because of this is what he says। लॉयर्स को कॉल कर रहे थे लेकिन लॉयर्स लास्ट डे कल हियरिंग है और आज मना कर दे रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग देन, एंड ये 2 लाख करोड़ का पावर सेक्टर का लोन की वजह से देन उर्जित पटेल ऑल्सो लेफ्ट, आफ्टर विच हिज डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ऑल्सो लेफ्ट फॉलोइंग है। फिर RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत प्रॉब्लम होने लगा। कुछ ओरिजिनल सिन करके कॉन्सेप्ट है फिस्कल डोमिनेंस का, बिकॉज ऑफ विच द प्रॉब्लम kept exacerbating, and
प्रॉब्लम बढ़ते 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 ही ऑल्सो रोट हिज बुक क्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये दोनों ने अपना बुक अभी अभी लॉन्च किया था और उन्होंने इसके बारे में बात किया कि बैंकिंग सेक्टर कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। आफ्टर विच वीराचार्य ऑल्सो लेफ्ट एंड फिर समझ में आया एक्चुअली यहाँ पर सेक्शन 7 ऑफ RBI वॉज यूज्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आकर किसी तरीके से कैसे भी करके RBI से रुपए लेकर या फिर RBI को पुश करके कि आप लिक्विडिटी ना लो करके कैसे भी तरीके से ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर का लोन था वो डीले पे डीले हुए जा रहा था और हमारा NPA का क्राइसिस बढ़े जा रहा था। इन सच टाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ यहाँ पर स्टोरी एंड नहीं होता है, देयर वाज सो मेनी अदर क्राइसिस फॉलोइंग दीज ऑल्सो। हमारा कोविड में आने के पहले 9 क्वार्टर का हमारा स्लो डाउन चल रहा है, हमारा GDP नीचे 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 गिर रहा है। डीमोनेटाइजेशन आया था जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर का सिर्फ काम रह गया था बैंक नोट्स को चेंज करना एंड नथिंग एल्स, एंड जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि NPA क्राइसिस को रिजॉल्व करना उसमें ज़्यादा ज़रूरी था, IBC को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। द लॉ वॉज वेरी गुड बट देन इम्प्लीमेंटेशन वॉज पुअर। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा इन सब ने हैवी लॉसेस रिपोर्ट किए। IL&FS का क्राइसिस हो गया, DHFL का क्राइसिस हो गया, बहुत बड़े बड़े बैंक्स का मर्जर हुआ PSBs का, एंड NPA बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, GDP घटते गया घटते गया घटते गया। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझना कि देखिए कितना प्रॉब्लम्स था। और एक NPA प्रोविजनिंग के बारे में दोस्तों बताना होगा कि जब अगर आपको पता चल जाता है कि आपके NPA हो रहा है तो आपको प्रोविजनिंग करना पड़ता है। द बैंक हैज़ टू डू सम प्रोविजनिंग, मतलब क्या, जितना भी लोन ड्यू रह गया है कोई कंपनी का और वो नहीं पे हो रहा, तो बैंक को अपने अर्निंग में से, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अर्निंग में से बैंक को कुछ रुपया साइड करना होगा एंड उनका ताकि वो प्रोविजन करना होगा ताकि अगर ये बैड लोन होता है तो उन्हें कैसे भी चुकाना है, जिसके वजह से बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है, अर्निंग कम होता है, वैल्यूएशन कम होता है एंड उसकी वजह से शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कोई भी बैंक नहीं चाहता। इज बिकॉज अभी RBI चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बैंक्स आगे बढ़कर लोन दे ही नहीं रहे हैं। उन्हें बहुत डर है, वो सिर्फ लार्ज कॉरपोरेट्स को लोन दे रहे हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस को लोन दे रहे हैं, लेकिन MSME को कोई लोन नहीं दे रहा। और ये सच है दोस्तों, MSME के पास लोन नहीं जा रहा। अगर लोन नहीं जाएगा तो फिर GDP ग्रोथ होना नहीं है। तो ये बेसिक कहानी है दोस्तों। वापस से आ जाते हैं इसके बीच में कि किस तरीके से RBI गवर्नर्स लेफ्ट, उसके बाद बहुत सारे क्राइसिस हुए और बहुत सारे क्राइसिस के बाद दोस्तों, और बैंक्स आर नॉट मोटिवेटेड टू लेंड टू प्राइवेट सेक्टर, टू स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। एंड अब यहाँ से कोविड आ जाता है और पैंडेमिक स्ट्राइक करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का भट्टा बैठा हुआ है। एंड इस समय जब हम इतने बड़े ट्रबल में चल रहे थे तब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो गया। RBI अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है। RBI ने लिक्विडिटी कैसे भी करके ऑक्सीजन देकर, ऑक्सीजन सिलेंडर में रखकर हमारे बैंकिंग सेक्टर को बचा कर रखा है, या तो लिक्विडेट करके, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करके किसी भी तरीके से सेक्टर को ठीक मजबूत रख रहे हैं, और या मोरेटोरियम देकर। मोरेटोरियम हमें पता है दोस्तों, मोरेटोरियम अभी 31 अगस्त तक का मोरेटोरियम है। तो बार बार मोरेटोरियम, मतलब कि लोन का जो EMI देने का, लोन देने का आपका जो टाइम है उसे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है और आप बाद में भी दे सकते हो, NPA बेसिकली दोस्तों 90 डेज़ के अंदर देना होता है। 90 डेज़ के अंदर देना होता है आपको। अगर 90 डेज़ तक अगर आप नहीं देते हो लोन तो आपको NPA में डाल दिया जाता है। अगर आपका 90 डेज़ का गैप हो जाता है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे करने में, तब उसे हम NPA कहलाते हैं। और ये मोरेटोरियम मतलब कि छूट दे दिया गया था अभी, लेकिन 31 अगस्त आने वाला है 2020, एंड इसके बाद जो इतने सारे लोन्स ड्यू है उनका क्या होगा दोस्तों। इसी के साथ साथ RBI रिलीज्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अभी जुलाई मंथ में आया है दोस्तों, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI का ये कहता है कि आज के दिन 8.5%, 8 से 8.5% का हमारा NPA चल रहा है, and it might rise to 12.5% in least severe conditions and 14.2% in the worst conditions, is what very stressful conditions, is what RBI has given in its financial stability report, which is huge। 8.5% के आसपास है आज
जहाँ से वो मूव ऑन करके 14.2% से 14.2% तक जाना इज़ अ ग्रेव डेंजर दैट वी आर सीइंग। एंड ये ग्राफ हमें यही चीज़ समझा रहा है कि आरबीआई जितना भी एस्टिमेट करता है उससे एक्चुअल में वो और ज़्यादा होता है। आरबीआई कम एस्टिमेट करता है, इज़ व्हाट द ग्राफ एस्टिमेट्स। तो हम ये सोच सकते हैं कि 14.2% से भी ज़्यादा होगा दोस्तों, जो हमारा एनपीए आने वाला है मार्च 2021 तक एनपीए आने वाला है जो। तो अब व्हाट इज़ इट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द आरबीआई हैज़ टू डू ताकि ये बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस से बच सके। 14.2% ऑफ द टोटल लोन्स प्रोवाइडेड दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इससे कैसे बचाएं, नहीं तो हम वही वो विशेष सर्कल में आ जाएंगे जहाँ पर ना लोन आगे देना चाहेंगे बैंक और आरबीआई रेपो रेट कट करता रहे, लेकिन बैंक उसे पास ऑन करते नहीं है, आगे लेंडिंग करते नहीं है, एंड ये गोल गोल घूम रहा है और हमारा जीडीपी बढ़ेगा नहीं। व्हाट टू डू इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़। डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, प्रोविजनिंग करें, बैड बैंक्स ला सकते हैं, मोरेटोरियम कर सकते हैं, बैंक को रिकैपिटलाइज करना है, बहुत क्वेश्चन है। एंड वी अंडरस्टैंड दैट 3 आरबीआई गवर्नर्स हैव लेफ्ट दोस्तों। तो यही है दोस्तों कहानी, देखते हैं आगे क्या होता है। एक क्विक समरी देना चाहूँगा। क्विक समरी बेसिकली यही है कि 2002 से जो टाइमलाइन है, 2002 से 2008 तक बहुत अच्छा चल रहा था, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, गवर्नमेंट चेंज्ड एंड एनपीए केप्ट इंक्रीजिंग। 3 आरबीआई गवर्नर्स आए और वो भी छोड़ दिए। उसके बाद बहुत सारा क्राइसिस फॉलो हुआ, डिमोनेटाइजेशन, आईएलएनएफएस, बहुत सारा क्राइसिस हुआ, जिसके बाद फिर ये एनपीए प्रोविजनिंग में प्रॉब्लम आने लगा एंड बैंक्स डू नॉट वांट टू, तो वो कैसे भी करके रिस्ट्रक्चर करते हैं और ट्राई करते हैं कि फिर आगे जाके लोन ही ना दे, और लोन नहीं देंगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो ये एक साइकिल में हम फंस गए। एंड देन 2020 स्ट्राइक्स इन such difficult times, 2020 पैंडेमिक स्ट्राइक्स, एंड अब आगे जाकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ गया है गवर्नमेंट का, एंड अब क्या होगा आगे, कैसे होगा, 31 अगस्त का डेडलाइन है, जिसके बाद अब लोन को चुकाना ज़रूरी है। अब जब लोन नहीं चुकाया जाएगा तो आगे क्या करेंगे बैंक्स, यही देखने की बात है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, वी आर ट्राइंग टू गो डीप इनटू ईच टॉपिक, एंड दोस्तों हम यही ट्राई कर रहे हैं कि आगे जाकर जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर में या आगे जाकर कोई भी सेक्टर में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं, उन बड़े टॉपिक्स को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हमें आपका साथ की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ दे रहा हूँ कि ये बैड बैंक क्या होता है दोस्तों, ये बैड बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप कमेंट थ्रेड में बताइएगा। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। We'll come up with more exciting videos. आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। Thank you so much. These are some useful PT resources. Make full use of them from the PT family. Make full use of them and all the very best दोस्तों। नमस्ते, जय हिंद।